जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षावाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं इसरो के द्वारा किए जा रहे एक और ऐतिहासिक उपग्रह प्रक्षेपण के बारे में। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसरो एक साथ 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि इसरो पहली बार LVM-3 से यूनाइटेड किंगडम का वैश्विक संचार नेटवर्क वन वेब के 36 सैटेलाइट को स्थापित करके वैश्विक कॉमर्शियल लॉन्च सेवा बाजार में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। दरअसल यह लॉन्च इसी वर्ष के अक्टूबर महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा। तो ये लॉन्च किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए इसरो कौन से लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करने वाला है, LVM-3 क्या है, साथ ही यह प्रक्षेपण इतना खास क्यों है, इस प्रक्षेपण से भविष्य में क्या लाभ होने वाले हैं, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, इसरो ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के तहत यूनाइटेड किंगडम के 36 सैटेलाइट को एक साथ लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से होने वाला पहला वाणिज्यिक लॉन्च होगा जो LVM-3 से किया जाएगा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि NISL क्या है। तो देखिए, NISL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। साथ ही यह भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। शायद आपको पता होगा कि NISL की स्थापना 2019 में की गई थी और आप साफ शब्द में ये समझिए कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक सेवा करके लाभ कमाना है। तो इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि यह NISL के माध्यम से पहला वाणिज्यिक लॉन्च होने वाला है, जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 से किया जाएगा। इसके लिए इसरो ने यूनाइटेड किंगडम से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप आइए, हम आपके सभी सैटेलाइट को एक साथ लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर देंगे। और ये लॉन्च इसी महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप सैटेलाइट के ऑर्बिट को समझते होंगे, और जो इसे नहीं समझ पा रहे हैं उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइए इसे संक्षिप्त में देख लेते हैं। देखिए, किसी भी सैटेलाइट का ऑर्बिट या कक्षा एक नियमित दोहराव वाला पाथ होता है जिस पर कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित उपग्रह नियमित रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए इसका एक आदर्श रूप में वर्गीकरण किया है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, यह है हमारी पृथ्वी। इसके चारों तरफ विभिन्न दूरी के अंतराल पर 3 ऑर्बिट बनाए गए हैं। पहला वाला है पर्पल कलर का, इसे लो अर्थ ऑर्बिट या पृथ्वी की निचली कक्षा कहा जाता है, जो सामान्यतः 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच माना जाता है। ऐसी कक्षा में सामान्यतः GPS या संचार से संबंधित सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद दूसरा पाथ है ब्लू कलर वाला, इसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। हालांकि कई बार इसे ICO यानी कि इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी कहा जाता है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, इस कक्षा की ऊंचाई सामान्यतः 20,000 किलोमीटर के बाद मानी जाती है। इसके बाद तीसरा है सबसे दूर वाला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि भू स्थिर कक्षा। देखिए, जब हमें किसी सैटेलाइट को एक ही स्थान पर फोकस करना होता है तब हम उस सैटेलाइट को इसी कक्षा में प्रक्षेपित करते हैं। अब ये एक ही जगह पर स्थिर कैसे प्रतीत होता है, आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी x+1 की गति से घूम रही है और हमें किसी सैटेलाइट को हिंद महासागर के ठीक सामने पे फोकस करना है, तो हम सैटेलाइट को हिंद महासागर के ठीक सामने इस ऑर्बिट में प्रक्षेपित करते हैं। फिर इस सैटेलाइट की गति को भी x+1 पर ले आते हैं। अब दोनों यानी कि पृथ्वी और सैटेलाइट x+1 की गति से सेम डायरेक्शन में गति कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है जब आप इसे हिंद महासागर से अवलोकन करेंगे तो ये हमेशा एक ही स्थान पर प्रतीत होगी, क्योंकि अब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम गति से घूम रही है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। बाकी मैंने अर्थमिस मिशन वाले वीडियो में पेरिजी और अपोजी को बताया था, आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आप केवल इतना समझ लीजिए कि पेरिजी किसी ग्रह के परिक्रमण पथ का निकटतम बिंदु होता है और अपोजी उसका दूरस्थ बिंदु होता है। तो अभी इसरो के द्वारा 36 सैटेलाइट को इस लो अर्थ ऑर्बिट वाले में स्थापित किया जाएगा, जो कि LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
अब ये LV-M3 रॉकेट क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को ही संक्षिप्त में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LV-M3 कहा जाता है। GSLV मार्क 3 केवल 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। सबसे बड़ी खासियत है कि यह रॉकेट भारत का सबसे शक्तिशाली प्रमोचक यान है जो लगभग 4 टन तक के वजनी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। इसलिए इस रॉकेट को बाहुबली भी कहा जाता है। देखिए, एक समय था जब हमें भारी से भारी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करना होता था तो हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। साथ ही हमारे वैज्ञानिक जब भी किसी सैटेलाइट का निर्माण करते थे उनके अंदर हमेशा सैटेलाइट के वजन को लेकर एक समस्या बनी रहती थी। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसरो ने खुद से इस बाहुबली रॉकेट का विकास किया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगे हुए हैं उसे भी भारत ने ही विकसित किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह रॉकेट कितने स्टेज में परफॉर्म करता है। आप इस तस्वीर को देखिए। इस रॉकेट में कुल 3 चरण होते हैं। पहला स्टेज होता है ये वाला S200 स्टेज। ये पूरी तरह से सॉलिड स्टेज होता है जहां सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि जब कोई रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है उस समय हमें मैक्सिमम थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ भार के अनुपात में 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट मिल सके। तो यहाँ पर लगभग 5150 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। आगे चलकर ये दोनों सेपरेट होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज जो कि ये है बीच वाला L110 जो कि लिक्विड कोर स्टेज है। यहाँ ईंधन के लिए UDMH यानी कि अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही ऑक्सीडाइजर के लिए नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें मैक्सिमम थ्रस्ट 1598 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज ये वाला C25 स्टेज जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है क्योंकि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज। यहाँ पर हम प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं LH2 और LOX का यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन का प्रोपेलेंट के रूप में तथा लिक्विड ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर के रूप में जो सबसे सुरक्षित और सस्ता भी माना जाता है। यहाँ पे हमें केवल अप्रॉक्स 197 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट मिलता है। वैसे आपको पता होगा कि ऊंचाई के बाद फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन दोनों ही गिरने लगता है, इसलिए इतनी ऊंचाई के हिसाब से इतना थ्रस्ट सफिशियंट होता है। खैर, इतने सफल स्टेज के बाद कोई भी पेलोड फेरिंग्स सक्सेसफुली प्रक्षेपित हो पाता है। आइए जल्दी से इसकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं। यह लगभग 4 टन के पेलोड को GTO यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। वहीं अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो यह लो अर्थ ऑर्बिट तक 10 टन तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। यह भार ले जाने के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही यह बेहतर विश्वसनीयता, संचालन क्षमता और अतिरेक प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए इसके माध्यम से 4 लॉन्च किए गए हैं और चारों के चारों लॉन्च सक्सेसफुल रहे हैं। चाहे GSAT-19 हो, GSAT-29 हो, चंद्रयान 2 हो या फिर क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री मिशन हो, सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए इसकी ये सारी विशेषताएं एकदम प्योर हैं। इसके बाद है इसके डिजाइन में मामूली बदलाव करके हम इसका प्रयोग भविष्य में भी पेलोड क्षमता को बढ़ाने में कर सकते हैं। आगे है भविष्य में जो भी मैन रेटेड मिशन होंगे उसमें इस रॉकेट का अहम योगदान होगा क्योंकि यह रॉकेट क्रू मॉड्यूल को ले जाने में भी सक्षम है। तो देखिए इसरो ने कहा है कि वो इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह तक इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह मिशन NISL के माध्यम से होने वाला एक वाणिज्यिक लॉन्च है, तो इस प्रकार से इस मिशन से सरकार को इस सर्विस के लिए फॉरेन करेंसी भी हासिल होगी और सबसे बड़ी बात है कि इससे वैश्विक कॉमर्शियल लॉन्च सेवा बाजार में भारत की साख भी बढ़ेगी। वैसे भी हम लोग अन्य देश की तुलना में बहुत ही कम खर्च पर सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो इस हिसाब से आने वाले समय में सैटेलाइट लॉन्च के इस वैश्विक होड़ के एक बड़े मार्केट को हम आसानी से टारगेट कर सकते हैं
जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी एक सकारात्मक कदम है। वैसे इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसरो का यह मिशन सक्सेसफुल हो, इसके लिए आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी इस मिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।